हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको +1 में मैथ्स स्ट्रीम लेने की बधाई देता हूँ कि आपने 10th से आप +1 में मैथ्स स्ट्रीम को चॉइस कर लो। सेकेंड ऑफ, आप लोगों को एक खुशखबरी देता हूँ कि +1 में इस साल 23-24 गवर्नमेंट ने आपका सिलेबस डिक्रीज कर दिया है, कम कर दिया है। कुछ एक दो चैप्टर ऐसे हैं जिनको हटा दिया गया है पूरा, और बाकी चैप्टरों में से कुछ टॉपिक्स जो एक्चुअली बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट महसूस होते थे, जहाँ बच्चों को थोड़ी दिक्कत वगैरह फेस होती थी, तो उन टॉपिक्स को ही वहाँ से हटा दिया गया है। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं क्या हटा है हमारे सिलेबस से और क्या बच गया है, उस बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। ये आपका न्यू सिलेबस है कि क्या हटा है और क्या बाकी रहा है। चैप्टर 1 है आपका। देखो अभी आपको चैप्टर्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन कुछ कुछ बातें आपको महसूस हो जाएगी आने वाले टाइम में कि ये चीज़ें हमारे साथ हुआ है, क्योंकि एक खुशी की है आप बच्चों के लिए बात की काफ़ी चीज़ें आपकी कम हो चुकी है। चैप्टर 1 में देखो यहाँ से काफ़ी ये टॉपिक्स आपके जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, हट चुके हैं यहाँ से। ठीक है, कुछ पावर सेट का टॉपिक था, एक यूनियन इंटरसेक्शन के ऊपर कुछ एप्लीकेशन होती थी हमारे पास, बच्चों को अक्सर काफ़ी दिक्कत आ भी जाती थी और कईयों को नहीं आती थी। टॉपिक अच्छा था लेकिन फिर भी हटा दिया गया। और कुछ मिसलेनियस से क्वेश्चंस हटाए गए हैं, एग्जांपल्स हटाए गए हैं और एक्सरसाइज को भी रिमूव किया गया। चैप्टर 2 के बारे में इसमें डिटेल नहीं लिखी है, लेकिन चैप्टर 2 में से भी कुछ चीज़ें हटी है तो कुछ बाकी है, वो इसमें मेंशन नहीं की है। चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में से भी कुछ पॉइंट्स हटे हैं। चैप्टर 4 को तो फुली हटा दिया गया है, पूरा हटा दिया गया है। और एक आपका चैप्टर 14 है शायद, उसको पूरा हटा दिया। हाँ, चैप्टर 14 मैथमेटिकल लॉजिक रीजनिंग है, उसको भी कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया। और बाकी चैप्टरों में से कुछ कुछ टॉपिक्स हटे हैं, कुछ कुछ बाकी रहे। यहाँ देखो चैप्टर 10 में से काफ़ी टॉपिक्स आपके हट गए हैं। चैप्टर 9 में भी कुछ हटा है, चैप्टर 8 से भी, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें कम हो चुकी है आपके, मतलब पहले से एक तो चैप्टर कम हो गए 2, ठीक है, और एक आपके पास इजी हो गया सिलेबस, पहले से काफ़ी इजी बना दिया गया सिलेबस को। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन मान सकते हो। हाँ, कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, उनके लिए मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा लॉस भी हुआ है कि कुछ चीज़ें हम दो फालतू सीखते, लेकिन हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें वो चीज़ें हट चुकी है। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा सीखने को हम कर सकते हैं मेंशन, हमारी वीडियोज़ के अंदर डाल देंगे भाई। कुछ चीज़ें नई मेरे को लगेगी अच्छी, जो ये चीज़ बच्चों को पता होनी चाहिए, तो वो चीज़ मेंशन कर लेंगे। आगे कोई कंपटीशन पेपर देता है, कोई और देता है, उसके लिए भी आगे आगे चलते रहेंगे। तो फिलहाल चलो यहाँ डिस्कस करते हैं। आज हम शुरू करते हैं हमारे सिलेबस को फर्स्ट डे से बिल्कुल बारीकी से। हाँ, मैं आपको ये बता दूँ, अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको ये बता देता हूँ, यहाँ लर्निंग प्रोसेस चलती है, कॉन्सेप्ट लर्निंग। रटने का कोई काम नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, आपको क्वेश्चन उसी के बेस पे समझाए जाएंगे। हाँ, प्रैक्टिस आपने खुद करनी होगी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे सॉरी, उतने ही मार्क्स आपके अच्छे होंगे, कॉन्सेप्ट उतने ही अच्छे होते जाएंगे। चलो शुरू करते हैं, इसको हटाते हैं हम। सेट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ये क्या कुछ हमारे पास है। ये है हमारे पास चैप्टर सेट, ऐसा ऐसा दिखता है चैप्टर आपका एनसीईआरटी का। ठीक है, कई बच्चे एलिमेंट से स्टडी करते हैं, तो मैं बता दूं आपको लगभग उनमें चीज़ें वही है, वहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, पॉइंट्स वही के वही चलेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जो ये वर्ड्स आप देख रहे हो सेट शब्द, तो सेट जो वर्ड है हमारे पास, उसकी एक डेफिनेशन हमारे पास, वो डेफिनेशन हम सबसे पहले पढ़ देते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। उसी डेफिनेशन से हमारे कोई एक छोटी छोटी बातें निकलती है कि क्या चीज़ है। ये देखो, ये आ गई हमारे पास डेफिनेशन इसकी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। दिस इज, इसे जूम कर देते हैं पहले, दिखाई दे रही होगी। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है सेट की कंप्लीटली। यहाँ पर A set is a well-defined collection of objects। ये सेट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स की एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। अब बच्चों को ये पता कि वेल डिफाइंड होता क्या है, आपके माइंड में जरूर आया होगा वेल डिफाइंड शब्द क्या है। चलो देखते हैं।
वेल डिफाइन अगर शब्द की बात की जाए तो अब मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, उन दोनों एग्जांपल को आप समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। फर्स्टली मैं आपको यह कहता हूँ द बेस्ट स्टूडेंट इन योर क्लास, कि आपकी क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है वो बताइए मुझे। तो एक कहेगा सर मोहन फर्स्ट आया था तो मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट। तो दूसरा बोलेगा नहीं सर मोहन बेस्ट नहीं है, वो फर्स्ट जरूर आया है लेकिन उसको बोलने की सेंस कम है। सिर्फ पढ़ाई में होशियार होने से वो बेस्ट नहीं होता, उसके अंदर नेचर भी होना चाहिए। तो दूसरे ने कहा सर राहुल बेस्ट है, मानता हूं कि वो क्लास में इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन उसका नेचर बहुत सॉफ्ट है। तो तीसरा बंदा कहता है सर ये दोनों ही नहीं, सर आप उसको देखिए, वो ना कमजोर है ना ज्यादा इंटेलिजेंट है और नेचर में भी अच्छा है। तो अलग अलग पर्सन के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग बंदा सिलेक्ट हुआ। तो दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन वो होती है बेटा जिसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा नहीं सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक ही जगह पे जाके फोकस हो। अब मैं आपको कहता हूं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए मेरे को, सबके माइंड में एक ही चीज आएगी, वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, किसी का भी आंसर सेपरेट नहीं होगा। तो जो मैंने बात बोली है इस बात में अगर मैं इसको सेट के रूप में कलेक्ट कर लेता हूं तो दिस इज कॉल्ड सेट वेल डिफाइंड। वो वेल डिफाइन होगा लेकिन बेस्ट स्टूडेंट वाली बात वेल डिफाइन नहीं होगी। वहां पर हमारे पास अलग अलग कॉन्ट्राडिक्शन आ रही थी, एक का जवाब अलग था, दूसरे का अलग था, तीसरे का अलग था। दिस इज नॉट वेल डिफाइन। तो वेल डिफाइन होने के लिए आपका यूनिक आंसर आना जरूरी है, सभी का एक मत आना जरूरी। जैसे मैं कहता हूँ कि द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ, अब डेंजरस एनिमल कौन सा है? कोई कहेगा सर शेर है, कोई कहेगा सर चीता है, कोई कहेगा सर कोबरा है, कोई मगरमच्छ कहेगा, किसी के लिए छिपकली भी डेंजरस है। तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? सेपरेट, अलग अलग होगा ना, किसी एक पॉइंट पर सारे नहीं पहुंच सकते। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड आपके पास अगर, हाँ मैं आपसे ये कहता हूं कि द कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स को कलेक्ट कर लीजिए तो आप उसकी जो लिस्ट है, उसकी जो नेमिंग है वो आप सारे कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज वेल डिफाइंड। क्योंकि ये नहीं है अगर आप अपनी क्लास का सिलेक्ट कर रहे हो, सपोज करो प्लस वन के जो भी बच्चे आप कलेक्ट कर रहे हो तो उसमें आप 10वीं के शामिल नहीं करोगे, आप उसमें 12th के शामिल नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ 10th 11th के ही शामिल करोगे। तो दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन। एक ऐसी कलेक्शन जिसपे किसी को कोई डाउट ना हो, सबके अलग अलग मत ना हो, सबका एक ही मत हो। तो इस तरह की चीजें जो होती है वो वेल डिफाइंड में आती है। तो दिस इज सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। शायद आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि वेल डिफाइंड का मीनिंग वास्तव में क्या है। इसी डेफिनेशन के ऊपर हमारे पास एक्सेल में कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं। चलो एक बार थोड़ा सा हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चंस की तरफ नजर कर लेते हैं, फिर हम छोटे छोटे पॉइंट्स पे आएंगे। ये देखो आप, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके 9 पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, हम एक या दो डिस्कस करते हैं कि क्या कहानी है। अब पहली लाइन आपको क्या दिख रही है? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे से शुरू होने वाले आपने सारे मंथ्स इसमें डालने हैं। अब जनवरी इसमें आएगा, जून इसमें आएगा, जुलाई इसमें आएगा, फरवरी तो नहीं आएगा ना, दिसंबर नहीं आएगा क्योंकि वो जे से शुरू नहीं होते, जो जे से शुरू होते हैं वही इसके अंदर आएंगे। तो इट मीन्स सबका एक मत होगा, चेंज तो नहीं होगा ना सर? बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सबका एक मत होगा। दिस इज वेल डिफाइंड, सो दिस इज द सेट। द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, भारत में इतने राइटर हुए हैं उनमें से मोस्ट टैलेंटेड कौन सा है? सबके लिए अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है, अलग अलग चीजें है। तो हमारे पास हमें नहीं पता कि हु इज द मोस्ट टैलेंटेड राइटर, सबके लिए अलग अलग होगा। तो इट मीन्स दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, अब वर्ल्ड के अंदर इतने क्रिकेट है उनमें से कौन सा बेस्ट है? सबके लिए अलग अलग बेस्ट है। जहां पर ये सब है ना कि बेस्ट बताओ, मोस्ट डेंजरस बताओ, वो सेट में वेल डिफाइंड कभी हो ही नहीं सकते। तो दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड।
तो इसी बेस पे आपने बताना है, उसके डेफिनेशन बेस पे हमारे पास क्वेश्चन बनाएगा। कई बच्चे सोचते हैं सर डेफिनेशन है क्या जरूरी है, यहाँ जरूरी है। डेफिनेशन बेस पे हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसके डेफिनेशन बेस पे शायद आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज सेट, सेट क्या है, उसको कैसे डिफाइन करें। अच्छा, अगला एक पॉइंट आता है हमारे पास, छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें समझते हुए बातों को आगे बढ़ना है। ठीक है, एक शब्द है हमारे पास यहाँ पर आता है जिसका हम यूज करते हैं, अक्सर सभी क्वेश्चनों में यूज होता है। वो शब्द है हमारे पास बिलोंग्स टू। शब्द हमारे पास क्या है, बिलोंग्स। मैं आपको पहले यहाँ दिखाता हूँ और उसके बाद में आपको उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर इस चीज को आप देखिए, दो चीजें आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, जो पहला लिखा हुआ है कि ए बिलोंग्स टू वी, ए बी में बिलोंग करता है, यानी कि वी का वो एक मेंबर है। जैसे मैं कहता हूँ आप अपनी फैमिली में बिलोंग करते हैं, आप सिंगला फैमिली में बिलोंग करते हैं, आप मित्तल फैमिली में बिलोंग करते हैं, आप जिंदल फैमिली में बिलोंग करते हैं। इस तरह से जो भी आपको कहा जाए कि आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इट मीन्स उसके क्या एक मेंबर है, उसके एक एलिमेंट्स है आप। तो हमारे पास जब भी एलिमेंट के लिए बात होगी सेट्स में, वहां हम बिलोंग्स का यूज करते हैं कि ए जो है वी फैमिली का एक मेंबर है, एक एलिमेंट है। और अगर वो उसकी फैमिली का मेंबर नहीं है तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि A इज नॉट बिलोंग टू V, यानी कि A जो है V फैमिली का मेंबर नहीं है। इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या है कि ये इसका मेंबर है और यहाँ पर ये इसका मेंबर नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। यहाँ पर लिखा भी हुआ है बिलोंग्स टू। ठीक है, ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू होता है। और अगर आप नॉट लगा देते हो, ऊपर क्रॉस कर देते हो, तो इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, बी डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब बी डज नॉट बिलोंग टू, और ये हो गया बिलोंग्स टू। तो ये एक शब्द है जिसको आपने समझना है, क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो देखते हैं, हम क्वेश्चन में देखते हैं ये चीज कि हमें कैसे यूज करना है इसको। लेट्स स्टार्ट। आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, यू कैन सी क्या लिखा हुआ आपके सामने। कह रहा है एक ए सेट है, ए सेट में किस किस की एंट्री है पिलर। आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है इस सेट में। हाँ, मैं आपको उससे पहले एक चीज बता देता हूँ, सेट को हमेशा बेटा इसी ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, जो मिडल ब्रैकेट कहते हैं ना, उस ब्रैकेट्स में आएगा। कभी इसके अलावा आप इस ब्रैकेट का या इस ब्रैकेट का आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सेट हमेशा इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ऑलवेज। पॉइंट नोट कर लें, सेट को हमेशा इसी ब्रैकेट में लिखा जाएगा। नंबर 2, सेट का नाम हमेशा कैपिटल होगा। आपका नाम भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है ना, उसी तरह से सेट, जो भी सेट होगा उसका जो नाम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। यहाँ पर ए कैसा है, कैपिटल लेटर में है। ठीक है, नोट करेंगे कि हमेशा कैपिटल लेटर में ही नाम लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर। देखो ए मेरा एक सेट है, ए सेट किसके बराबर है हमारे पास, ए सेट किसके बराबर है, सेट बिलोंग करता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ए के अंदर जो मेंबर्स है वो कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है। अब नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के हमें आंसर देना है। अब देखो 5 है क्या इसके अंदर, बिल्कुल है, तो 5 मेरा इसमें बिलोंग करता है। 8 इसमें है, 8 इसमें नहीं है, यानी कि 8 इसमें बिलोंग नहीं करता। 0 इसमें है, नहीं है, तो इसका मतलब 0 इसमें बिलोंग नहीं करता। क्या 4 है इसमें, सर है, तो इसमें 4 बिलोंग करता है। ये चीजें आपने करनी है अपने, कि जो शब्द है हमारे पास बिलोंग्स टू, उसके लिए ये समझाना चाहता है कि उसका मीनिंग क्या है, वो चीज आपको समझ आए। तो ये आपका तरीका है कि क्या उसमें बिलोंग करती है और क्या उसमें बिलोंग नहीं करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास चलते हैं हम। सेट की दो फॉर्म्स होती है बेटा, सेट की दो फॉर्म होती है, उसको लिखने के हमारे पास दो वे होते हैं, उसको प्रेजेंट करने के दो वे होते हैं, उसके किस तरह से हम सामने वाले को प्रेजेंट करते हैं सेट को लिखने के, उसके दो वे हैं हमारे पास। एक तो होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म।
मैं आपको बता दूं कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है, इसके बारे में पूरा ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बेस पे ही हमारे पास क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं अक्सर कि क्या चीज़ है। हाँ, ये बता देता हूँ, रोस्टर फॉर्म हमेशा यूनिक होती है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म यूनिक नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्वेश्चन में पॉइंट से आप समझोगे कि क्या चीज़ है, ये कहानी क्या है। चलो शुरू करते हैं हम। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें हम इसके ऊपर, ये क्या चीज़ है ये कहानी। ठीक है, ताकि ये बात आपको समझ आए कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में आप डिस्क्राइब कर सको कि क्या चीज़ है। चलो शुरू करते हैं। मैंने कहा दो तरह के मैं सेट दिख रहा हूं, दोनों सेम एक ही चीज को प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से करेंगे वो चीज बिल्कुल ध्यान से। मैंने कहा सेट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, तो सेट के लिखा जाता है उसको हमेशा इसी ब्रैकेट में डालते हैं, किसी अनदर ब्रैकेट्स में सेट को नहीं लिखा जा सकता। कोई और ब्रैकेट है नहीं है, मैं ऐसे बनाता हूँ, ये ब्रैकेट थोड़ी सी होती तो बेचारी अच्छी सी है, ये कुछ इस तरह से करके नहीं 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 यार, ये एक तो ब्रैकेट भी नहीं बनती, ये इस तरह से होती है, लेकिन हमने इस तरह से बना दी इसको। डोंट माइंड, ये क्या चीज कर दी सर ने, ये नॉर्मल। तो अब बेटा आपको मैं यहां लिख रहा हूं कुछ, वो ध्यान देना। मैंने यहां नंबर लिखे 1 4 9 16 25 एंड 36। यू कैन सी, जो सेट ए डाला है उसके क्या क्या एलिमेंट रखे मैंने, 1 4 9, और उसके बाद में हमने रखे हैं 16 25 और 36। अच्छा, नंबरों को क्या एनालाइज कर सकते हो आप, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ इनको नंबरों को, इनमें स्क्वायर नंबर रखे हैं मैंने, सारे सारे नंबर स्क्वायर नंबर में है हमारे पास। चलो इसको लिखते हैं। अब ये जो स्क्वायर नंबर है इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि इसके अंदर वो नंबर है, देखो इस बात को समझना है थोड़ा सा, सेट बिल्डर है स्पेशली, ये इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं हम। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूँ इसकी, कि इन्हें शब्दों में हम लिख के दिखाएं उसको भी, मैं कहना क्या चाहता हूँ वो चीज देखो। यहां मैंने x रखे हैं, और x क्या है मेरा पास, वो x है जो किसी का स्केयर है, n का स्केयर रखा है मैंने, x को क्या रखा है, n का स्केयर रखा है। और साथ में मैंने इसमें क्या डाला, मैंने कहा जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। n कहां से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब नेचुरल से बिलोंग करता है तो नेचुरल सी बात है, वो 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, साथ में मैंने रखा कि जो n है वो लेस देन इक्वल टू 6 है। क्या है, लेस देन इक्वल टू 6 है। 6 या 6 से छोटे नेचुरल नंबर रखिए। अब आपके माइंड में कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। क्या यहाँ मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो वैल्यू आती है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, वही यहाँ पर लिखे गए हैं सर, बिल्कुल लिखे गए हैं। तो इसी बात को हमने कुछ शब्दों में डिजाइन करके रख दिया। ये जो लैंग्वेज है इस तरह की, इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि ये सेट बनाएगी, ये सेट बना नहीं हुआ, ये बनाएगी किस तरह का, ऐसा ऐसा सेट हमें तैयार करके देगी। ये यूनिक क्यों नहीं है, अब एक बच्चा कहता है सर मैं तो इसको गलती से ये लिख आया, तो क्या मेरा गलत होगा ये, नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। n 7 से छोटा है, इट मीन्स क्या है, 6 तक है, जो नेचुरल नंबर है। डेसिमल तो इसमें आएंगे नहीं, ना रूट वाले आएंगे, तो नेचुरल सी बात है, ये नेचुरल नंबर में इस तरह भी लिख सकते हैं। कुछ और भी लिख सकता था, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा कि मैंने x के रखे, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 6, ये भी सही है। और छोटा कर दिया कि मैंने यहाँ तो देखो x और x को n स्क्वायर के रूप में डिजाइन किया, मैंने सीधा यहाँ x स्क्वायर डाल दिया और वहां पर x मेरा नेचुरल नंबर डाल दिया और लेस देन इक्वल टू 6 डाल दिया। अब देखो मैंने 3 फॉर्म तो आपके सामने लिख दी, कोई और कुछ और भी लिख सकता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म यूनिक नहीं होती, रोस्टर फॉर्म यूनिक होगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स बनने हैं
वही आपने उसमें डाले हैं जो उसके द्वारा बन सकते हैं। तो हमेशा रोस्टर फॉर्म यूनिक मिलेगी, सेट बिल्डर फॉर्म आपको कभी भी यूनिक नहीं होगी। तो इसी के बेस पे हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। ये पॉइंट्स हमारे पास रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को लेके, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ मैं क्या कुछ है। यहाँ देखो कहता है कि द फॉलोइंग सेट आर इन रोस्टर फॉर्म। इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आप इनको पढ़ोगे तब समझ आएगा कि एक्स लेने हैं, लेकिन वो एक्स कैसे ले रहे हैं, हमें इंटीजर्स लेने हैं। एक्स कैसे ले रहे हैं, हमें इंटीजर्स लेने हैं, और एक्स मेरा -3 से बड़ा और 7 से छोटा होना चाहिए। सोच सकते हो आप क्या क्या आएंगे इसमें, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से छोटे। नेक्स्ट नेचुरल नंबर लेने हैं, लेस देन 6 ले रहे हैं, यू कैन डू। ठीक है, तो ये इस तरह से जो राइट किया गया है ये फॉर्मेट, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म है, और उसको आप जो लिखोगे वो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। आप इस तरह से डिजाइन करके दोगे उसको। अच्छा एक चीज यहाँ गलती कर रखी है, ब्रैकेट दूसरे वाले कर लेना। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखो, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स के क्या क्या लेटर आपके पास, देखो इसमें लेटर रिपीट भी हो रहे हैं, आपको रिपीटेशन कभी भी नहीं लिखनी है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसके अंदर। काफी हद तक आपको चीजें क्लियर होगी उससे। हाँ ये चीज पढ़िए, यहाँ पर देखो स्कूल वर्ड है SCHOOL। ठीक है, यहाँ पर ओ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, लेकिन इसका सेट क्या बनाया है इसने, SCHOL। आपके पास ये अल्फाबेट स्कूल शब्द को बनाने में यूज किए गए हैं, उनकी कलेक्शन आपने ये डाल। हाँ इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो भाई, कोई पहले लिख दिया कोई बाद में दिया, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फाबेटिक आपने लिखना चाहा या कोई रेंडमली आपने लिखना चाहा, ठीक है, वो कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करेंगे, उसके वन टाइम यूज करेंगे। ठीक है, अगर वो रिपीटेशन में आ रहा है तो इस तरह से आपने उसका सेट बना के देना है। तो आपको ये चीजें हैं छोटी छोटी बातें जो आपने सोल्व करके देखनी है, घर पे प्रैक्टिस करनी है। हाँ 4 तक एक बार ट्राई कीजिएगा, उसके बाद की बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो आप 4 तक ट्राई कर सकते हो, इनको इस फॉर्म में लिखना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, दिस इज। तो ये था हमारे पास आज का छोटा सा टॉपिक, बेसिक सेट होता क्या है और उसकी जो फॉर्म है वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट में हम एक नई चीज़ शुरू करेंगे, जो आपको बताया मैंने, इसके बाद वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स, एंजॉय योर डे विद योर फैमिली।